बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। जनूबी पंजाब में सैलाब की सूरत हाल अब भी नहायत तशवीशनाक है। दरियाए चनाब, सतलज और रावी में तोग़यानी ने वसी इलाके अपनी लपेट में ले लिए हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का तकरीबन 90% इलाका ज़ेर आब है, जबकि नवाही बस्ती, लौंग, बस्ती कुन्हू और बहादुरपुर शदीद मुतासर हैं। लियाकतपुर के 35 देहात मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं, जहां 80,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं। हेड पंजन पर पानी का बहाव 6,68,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जिसके असरात तहसील अलीपुर और सेतपुर पर बराह रास्त पड़े। मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और मंचनाबाद में भी मुतअद्दद देहात उजड़ गए हैं और हज़ारों ख़ानदान महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस में 13,000 एहलकार और 800 से ज़ायद कश्तियाँ हिस्सा ले रही हैं, जबकि पाकिस्तान आर्मी और दीगर अदारे भी सरगर्म हैं। हुकूमत पंजाब ने मुतासरीन के लिए 10 लाख रुपए की माली इमदाद और 15 लाख रुपए कर्जे का ऐलान भी किया है। इस बहरान और हुकूमती इक़दामात पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है फवाद हाशिम रबानी ने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब। रबानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। रबानी साहब, फरमाइएगा, जनूबी पंजाब में सैलाब के आगाज़ पर सबसे पहले कौन सा हिफाजती बंद तोड़ा गया और इस फैसले से किन इलाकों को बचाया गया? जी, सबसे पहले तो आज से कोई 2 हफ्ते पहले, एज यू माइट बी अवेयर, सिदनाई बंद जो है हमारा तकरीबन ये रावी के ऊपर बंद है, और ये तकरीबन यहाँ पे जब क्रिटिकल गेज अप हो गई थी, क्रिटिकल गेज वाज एट 351 के करीब क्रिटिकल गेज है, और ये जब 380 के ऊपर गया है तो हम लोगों ने तोड़ा है इसको। इससे खानेवाल और ये जो कबीर वाला के इलाके हैं ये सेव किए गए हैं। इसकी वजह से ये सेफ्टी हुई है, और इसका एक और फ़ायदा ये हुआ हमें कि चूँकि पानी पीछे डिस्पर्स हुआ है, ये स्पीड स्लो हुई है, पानी की इंटेंसिटी कम हुई है बंद तोड़ने की वजह से, जिसकी वजह से हमारे जो मुल्तान को अफेक्ट करने वाले जलालपुर हेड मोहम्मद वाला और मुल्तान है, मुल्तान के लिए शेरशाह बंद है, ये वाले हमें तोड़ने की ज़रूरत पेश नहीं आई। हालांकि लेवल्स क्रिटिकल के करीब पहुंच गए थे, लेकिन रिसीडिंग ट्रेंड हो गया, तो हम लोग तोड़ने से बच गए। वो जो मुल्तान शहर बच गया उससे। बिल्कुल ठीक है। अगर जलालपुर पीरवाला में बंद में शगाफ डालने की बात की जाए तो कितने देहात मुतासर हुए और फौरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पंजाब के क्या इक़दाम किए गए? जी, जलालपुर पीरवाला जो है अवेयर, वो वहाँ पे तकरीबन 10-10 फुट पानी था और कोई 20 किलोमीटर की एक्सपेंस के ऊपर, जिसमें काफ़ी सारी बस्तियाँ आ रही थी। अभी तक ये मिलिट्री की और 1122 की बड़ी कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन रही है। इस सिलसिले में तकरीबन इन्होंने 95 to 98% लोग बाहर कर लिए हैं। अभी जो कल की ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो 500 से 600 लोग जो हैं वो इन आबादियों में रह गए हैं। मेनली मैन फैमिलीज जो हैं वो उन्होंने रेस्क्यू कर लिए हैं वहाँ से। लोग अपने घर छोड़ना भी नहीं चाहते, उस वजह से वो जो विलिंग इतने नहीं है वो पीछे रह गए हैं, लेकिन थोड़े लोग रह गए हैं काफ़ी। बिल्कुल सही। जंग में दरियाई बंद तोड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या और वहाँ पर किस किस्म की हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई? क्योंकि ये भी एक डिबेट हो रही थी कि जी अगर वो बंद ना भी तोड़ा जाता तो शायद इतनी सूरत हाल गंभीर ना होती। इसको भी ज़रा फरमाइएगा इस पर। I agree with you. Jhang actually falls outside my domain. Okay. It's not in South Punjab. लेकिन वो बात आपकी ठीक है, there are both ways to it. कुछ लोग कहते हैं कि तोड़ना जरूरी था, वो त्रिमू के ऊपर जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था, बेसिकली दे हैड टू टेक इट आउट समवेयर, तो वो दैट इज अ डिबेटेबल काइंड ऑफ क्वेश्चन। जी बिल्कुल ठीक है। हेड पंजन पर पानी के रिकॉर्ड बहाव के बाद आप हंगामी इक़दामात को किस हद तक कामयाब होते देख रहे हैं? आपको लग रहा है इससे अब चीज़ें पंजाब, साउथ पंजाब में स्पेसिफिकली मैनेज हो रही हैं या हो जाएंगी डाउन द रोड? जी, हेड पंजनत का जहाँ तक ताल्लुक है, जो इसकी क्रिटिकल गेज है मैं आपको बताऊं, कोई 8,65,000 क्यूसेक है जी। अच्छा जी। और पानी कल डेंजरस हद तक जो ऊपर गया है वो 7,11,000 क्यूसेक तक गया है, अब वापस 665 पे आ गया है, 6,65,000 पे आ गया है। तो मेरी एस्टिमेशन के मुताबिक हेड पंजनत तो ब्रीच करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुजफ्फरगढ़ के जो 2 गांव हैं, अलीपुर और सीतपुर जो टाउन्स हैं, उनमें भी पानी की सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी हाई हो रही है, और वहाँ पे अगले 2-3 दिन जो है वो केयरफुली वॉच करने होंगे। बिल्कुल सही। मुजफ्फरगढ़ की बात करें, राजनपुर और मंचनाबाद में कितने मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और उनकी खुराक, रिहाइश और इंतजामात को कैसे देख रही है हुकूमत पंजाब? जी, स्पेशली बहावल नगर वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा लोग रेस्क्यू हो गए हैं। मिंचनाबाद में खासतौर पे मकलोडगंज जो उनका बड़ा
एक सेंटर था, वहाँ पे लोग इतने, इस इलाके के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कैंपों में आने पे इतना यकीन नहीं रखते, वो अपने रिलेटिव्स के घर चले जाते हैं या बंदों के ऊपर ही बैठे रहते हैं। तो उस लिहाज से इतने लोग रेस्क्यू गवर्नमेंट टेंट्स पे तो नहीं आए, लेकिन हम लोगों के इनिशिएटिव के ऊपर पीपल हु आर सिटिंग आउटसाइड द फील्ड कैंप्स आल्सो, उनको भी हमने रेस्क्यू कैंप्स के बाहर वाले लोगों को भी खाना पहुँचाया और अद्वियात वगैरह फराहम किए हैं जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि हुकूमती इदारे और इमदादी तंजीमें मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है साउथ पंजाब में, उसमें मौसर तौर पर डिलीवर कर रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर डाउन द रोड अब साउथ पंजाब में है, जिसने डाउन गोइंग फॉरवर्ड सिंध के अंदर एंटर होना है। जी, बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड ऑब्जर्वेशन है। कई जगहों के ऊपर लैप्सेस भी हैं। आई विल नॉट फील शाय अबाउट दैट। कई जगह पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लैप्सेस भी हैं, जिस तरह जलालपुर पीरवाला इज़ वन थिंग व्हिच कुड हैव बीन बेटर प्लान्ड। लेकिन गवर्नमेंट ने, इंतज़ामिया ने, रेस्क्यू 1122 ने अलॉन्ग विद द आर्मी अथॉरिटीज़ रेस्क्यू एफर्ट बहुत ज़्यादा गारगंचुअन और बड़ा ह्यूज किस्म का रेस्क्यू एफर्ट किया है। और इतने थोड़े टाइम में ये तकरीबन 18,000 जो बंदा था जलालपुर में स्ट्रैंडेड, उसको बाहर निकाल लेना इन इटसेल्फ इज़ अ बिग सक्सेस जी। बिल्कुल सही है। पंजाब हुकूमत ने मुतासरीन के लिए माली इमदाद और कर्ज़ों का भी ऐलान किया है। आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वहाँ पर, क्या ये इक़दामात फौरी और तवील मुद्दती बहाली के लिए आपको लगता है काफ़ी होंगे? क्योंकि ऑब्वियसली अभी जब पानी का फ्लो निकलेगा तो तब बेसिकली और क्लियरिटी से पता चलेगा कि वहाँ पर हुआ क्या है। वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। इसमें मंसूर यूं है कि जैसे आपने देखा कि मतलब रेस्क्यू और रिलीफ अपॉर्चुनिटी जो एक्टिविटी है वो इस वक्त चल रही है, और इस वक्त हम रेस्क्यू रिलीफ फेज को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। पानी डाउन हो रहा है हर जगह पे। तो कर्जों का ऐलान उन्होंने कर दिया, माली इमदाद का ऐलान कर दिया। दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू होल्ड गुड फॉर द रीहैब स्टेज। और एंटरिंग रीहैब, आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग, जहाँ पे हम लोग बेसिकली वी डिलीवर आवर इंटेंशन। सीएम इज वेरी प्रोएक्टिव। सीएम के हम विजन के ऊपर चल रहे हैं कि शी हैज विजिटेड मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस। अलीपुर देख लें आप, भावल नगर देख लें, कल गई हुई थी लियाकतपुर एंड रहीम यार खान। उन्होंने 2 दफ़ा जलालपुर पीरवाला विजिट किया है। तो आई थिंक शी इज द मोस्ट एक्टिव सीएम, और हर विजन इज वेरी वेरी एनलाइटेंड ऑन दिस, और बेसिकली उसको फॉलो करते हुए वी आर गोइंग अ स्टेप फॉरवर्ड जी। बिल्कुल सही। जिस तरह हम, अगर मैं पंजाब की लाहौर की बात करूं, जब सैलाब आया रावी का, तो उसके बाद हमने देखा कि सोसाइटीज़ बहुत उसके अंदर हुई जिनको नहीं बनना चाहिए था। यहाँ पर साउथ पंजाब की सूरत हाल क्या है? क्या वहाँ पर भी ऐसी सोसाइटीज़ एट द रन बनी हुई हैं जिसकी वजह से ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, या वहाँ पर इनफ्लक्स जो वाटर का था वो अदरवाइज ज़्यादा रहा है? अच्छा, इसमें मैं अपना आपको व्यू पॉइंट दूंगा। मेरे ख्याल में सोसाइटीज़ भी बनी हुई हैं, उसके अलावा लोगों ने घर भी बेट का जो इलाका है रिवराइन बेड के अंदर बनाए हुए हैं, और इनकैम्पमेंट्स हैं, पूरी पूरी पक्के पक्के घर बने हुए हैं, और फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। मतलब ये पहली बात तो है कि उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने इनको इजाज़त दी थी कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ जो है वो, इस तरह की एक्टिविटी की जाए। और फिर बाद में उनको बिजली के कनेक्शन, फ़ोन के कनेक्शन, सुई गैस के कनेक्शन भी मिले हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वाली चीज़ें वो हैं जो हम लोगों को टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे अगले साल से पहले पहले। मोस्ट ऑफ दीज पीपल हु आर ऑन स्टेट लैंड, हु आर इन द रिवर बेड स्पेशली, उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि दरिया कभी ना कभी तो अपना रास्ता लेगा। इस भी फ्लड में देखें 3 दरिया थे जो बिखरे हुए थे, और तीनों ने बेसिकली अपना कोर्स इतना नहीं छोड़ा, अपने कोर्स को लिया है, लेकिन जो लोग बीच में आ रहे थे फिर उनको डैमेज का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही। मुस्तकबिल में इस तरह के सैलाबी ख़तरात से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब की क्या हिकमत अमली है या मनसूबाबंदी कर रही है, ताकि इस तरह का दोबारा अगर सैलाब, जो कि ऑब्वियस एक सूरत हाल अब पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की ट्रिगर हो चुकी है, और वहाँ पर से जब भी प्रेशर आएगा तो वो स्पिल ओवर पाकिस्तान के ऊपर आएगा, बंद खोल दिए जाएंगे, कि इसको दोबारा पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन आओ, उसको लेने के लिए हुकूमत क्या हिकमत अमली या मनसूबाबंदी कर रही है जी? एक तो देखें जी, लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं कि डैम ज़्यादा बनाए जाएँ वाटर को होल्ड करने के लिए। एक तो ये है, रिवरलाइन एरियाज़ में बेसिकली आप बंद वगैरह जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली बनाएँ। और दूसरा जो बड़ी बात है वो ये है कि मेरा ख्याल है कि फ़ौजियों ने जो एक दफ़ा भल सफाई की थी रिवर्स की कुछ अर्सा पहले, उसके बाद से कुछ सालों पहले, उसके बाद रिवर्स की भल सफाई कभी हुई नहीं। एक तो ये भल सफाई होनी है, और जो साइड पे ड्रेन्स चलते हैं वो ड्रेन्स के ऊपर पक्के पक्के लोगों के घर बन गए हैं रिवरलाइन बेड में, और ड्रेन्स को बंद कर दिया गया, नहीं तो फसलें लोगों ने उन पे उगा दी हैं। बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जिनको रिक्लेम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को जी। बिल्कुल ठीक है।
फवाद हाशिम रब्बानी साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से जिस वक्त वापस आएंगे तो मेजर जनरल समरेज सालिक हमारे साथ होंगे। और इस वक्त पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पर है जहां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग महज बंदूकों से नहीं जीती जा सकती। इस पर तमाम सूबाई हुकूमतों को और वफाक को एक पेज पर होने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन पाकिस्तान इस वक्त एक फैसला कुन मोड़ पर है जहां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग महज बंदूक की ताकत से नहीं जीती जा सकती। अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़रबुल अज़्ब और ऑपरेशन रद्दुल फ़साद जैसे ऑपरेशंस के ज़रिए दहशतगर्दों की कमर तोड़ी, लेकिन सियासी तकसीम, मुख्तलिफ पॉलिसियों और गैर मौसर मज़ाकरात ने इन कुर्बानियों के असरात को कमज़ोर किया। आलमी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक से मुख्तलिफ रवैया, जो ज़्यादातर मज़ाकरात और महदूद कार्रवाइयों पर मबनी है, शिद्दत पसंदी के ख़ात्मे में सबसे बड़ी रुकावट है। अफ़गान हुकूमत का दोहरा मेयार, गैर कानूनी मुहाजिरीन की मौजूदगी और दाखिली इख्तलाफात सब मिलकर पाकिस्तान की सलामती के लिए एक संगीन ख़तरा बन चुके हैं। असल सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अपनी सियासी तकसीम को ख़त्म करके एक मुतहदा कौमी हिकमत अमली अपना सकेगा, या दहशतगर्द इन्हीं खाली जगहों से फ़ायदा उठाते रहेंगे? इस तमाम तर सूरत हाल को समझने के लिए मुझे ज्वाइन किया है मेजर जनरल समरेज सालिक साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जल्द साहब फरमाइएगा, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुतज़ाद पॉलिसियों ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को किस हद तक मुतासर किया है? क्या ये इख्तलाफ कौमी सलामती के लिए बराह रास्त इस वक्त एक बहुत बड़ा ख़तरा है? थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ओवर। देखिए, मेरे जैसे सोल्जर्स जिन्होंने इस टेररिज्म के अगेंस्ट जंग में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है, हम लड़े हैं 2007 से लेके 2009 तक। एक साल मैंने मीरानशाह में गुजारा और दूसरा साल मैंने पेशावर में गुजारा, और मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर एक बुक भी लिखी है विच इज़ फाइटिंग शैडोज पोस्ट वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान। हमें तो ये देख के बहुत दुख होता है कि एक वो काम जो हम अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में हमें एक एहसास था, एक फीलिंग थी कि हमने मुकम्मल कर दिया है, हमने इनका कला कमा कर दिया, हमने इनको अप्रूव कर दिया और जंग जो है वो वापस अफगानिस्तान में चली गई है जहाँ से वो आई थी। लेकिन अब देख के दुख होता है कि दोबारा से ये जो एक मुसीबत हमारे लिए एक सर उठा रही है, ये जो टेररिज्म है और टेररिज्म की एक्टिविटीज़ जो है ना वो यहाँ पे बढ़ रही हैं। इसमें मेरे नज़दीक काफ़ी सारे अवामिल हैं। अमेरिका का इधर से निकल जाना, अमेरिका का यहाँ पे असला छोड़ के जाना अफगानिस्तान में दूसरी दफ़ा जो हो रहा है। पहली दफ़ा ये सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अपना असला छोड़ गए थे जो कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता रहा। अब दूसरी दफ़ा दोबारा ये वो असला छोड़ के गए हैं जिससे इन टेररिस्ट और शिद्दत पसंदों की जो अहलियत है उसमें बहुत ज़्यादा उभार आया और बढ़ी है। ठीक, बिल्कुल सही। इस सिचुएशन में जो हमारी इंटरनल डायनामिक्स हैं, एक तो एक्सटर्नल है जो मैंने एक अमेरिका के विड्रॉल का जिक्र किया, हमारे बहुत ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशंस अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के साथ नहीं है। इंडिया जो है वो बहुत अरसे से एक ऐसी सिचुएशन एंजॉय कर रहा है जहाँ पे वो अफगानिस्तान में प्ले कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। इसके अलावा जो हमारे अंदरूनी खलफशार है, अंदरूनी हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अंदरूनी हमारी एक मैं समझूंगा कि एजिटेटेड एनवायरनमेंट है, उसने भी इन चीज़ों को बढ़ाया है। ठीक, मेरे नज़दीक मैं तो सब अपने जितने भी पावर कॉरिडोर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए अपनी ईगोज को बरी करें और मुल्क का सोचें, और उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। बिल्कुल सही। देखिए, इशू ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका हाथ लोगों की नफ्स के ऊपर है, वो एग्जैक्ट फील करती है कि लोग क्या फील कर रहे हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपनी पॉलिसीज हैं। इन दोनों का जब मैरिज नहीं होगा, जब इन दोनों को मिलाया नहीं जाएगा, इन दोनों एक दूसरे की बात को समझा नहीं जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि हमारे ऑपरेशंस
फिर भी शायद हम कर जाएं और अल्लाह ताला हमें कामयाबी भी दे, लेकिन उसमें बहुत रुकावटें और मुश्किलात आएंगी। अच्छा जल साहब, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको भी थोड़ा सा बताइएगा कि जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मज़ाकराती एक जो उनका रवैया है दहशत गर्दों के साथ, सर वो किस तरह उसके, जब हम उसके नताइज की तरफ जाते हैं तो उसको आप किस जाविये में देखते हैं? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट हो, आर्म फोर्सेस हो, जो आपकी एक डायरेक्शन है कि इनके साथ किस तरह ऑपरेट करना है, वो एक और चीज़ है, लेकिन जब मज़ाकराती रवैया हो जाता है दहशत गर्दों के साथ, उसको फिर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती, दैट्स देयर। इसको आप कैसे देखते हैं फिर? देखिए, जब पिछला हमारा साइकिल था, जो मैं कहूँगा कि 2002 से लेकर 2017 तक, उसमें बहुत ऐसे ऐसे मौके थे जहाँ पे के मुज़ाकरात हुए और कुछ जो है उसमें से एग्रीमेंट्स तक पहुँचे और एग्रीमेंट्स को कुछ को मेंटेन किया गया, कुछ को वो जो है वो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन ये मुज़ाकरात हो रहे थे, उस वक्त भी हो रहे थे। हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस सिचुएशन में 3 मेन सेगमेंट्स हैं। एक वो है जो कि दहशतगर्द हैं, एक वो है जो उनके सिंपथाइजर्स हैं, जो उनको जगह देते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनकी तरफ अच्छी निगाह से देखते हैं, और तीसरी कैटेगरी है फेंस सिटर्स की, जो कि बाहर बैठे हुए हैं। जब भी इस तरह के मसले या इस तरह की जंग लड़ी जाती है तो इन तीनों सेगमेंट्स को साइमल्टेनियसली एड्रेस करने की जरूरत होती है, वरना होगा ये कि सिंपथाइजर्स जो है वो दहशतगर्द बन जाएंगे और जो फेंस सिटर्स हैं वो सिंपथाइजर्स बन जाएंगे। जो इस वक्त प्रिवेलिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसमें जो मुझे नजर आ रहा है कि वो जो एक अनईजीनेस है, जिसकी वजह से इन दहशतगर्दों को ऐसा माहौल मिला हुआ है कि जिसमें ये पल बढ़ सकते हैं और बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। हमने उस जो माहौल है उसको ब्रेक करना है, इनका लिंकेज विद द कॉमन पॉपुलेस उसको ब्रेक करना है। लास्ट टाइम जो हमने 2002 से 2017 तक जो हमने जंग लड़ी है, उसमें शायद इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी जो इस वक्त। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन सर अगर हम थोड़ा सा अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं तो अफगान हुकूमत के इक़दामात जो हैं, खुसूसन जो शिद्दत पसंद अनासर को हुकूमती ढांचों में जगह देना है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए किस दर्जे का खतरा आप इसको समझते हैं? देखिए, जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उसके लिए तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि उनकी जो असर्शन है, उनकी इफेक्टिवनेस ओवर इंटायर एरिया, वो तो क्वेश्चनेबल रहा है एवर सिंस द यूएस ने विड्रॉ किया है, तो वो पूरे इफेक्टिव नहीं है अपने इलाकों में। दूसरा, ये भी आपकी बात सही है, ये वही सेगमेंट्स हैं जो कि अमेरिका के खिलाफ लड़े हैं। उससे पहले मैं बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि ये जो टेररिज्म के अगेंस्ट जंग थी, इसके बीज बोए गए थे जब हमने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जंग लड़ी। उस वक्त के जो मुजाहिदीन थे वो अब इस दूसरी जंग में टेररिस्ट की शक्ल में उभरे और हमारे सामने आए। Now, having said that, जो लोकल गवर्नमेंट अफगानिस्तान की, उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सके। इस सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट की आपस में कोऑपरेशन से शायद कोई बेहतर रिजल्ट मिल सके, रादर दैन कि हमारी एस्ट्रेंजमेंट हो। अगर हमारे एटलीस्ट अगर उनकी कैपेबिलिटी नहीं है तो हमें हो सकता है वो प्रायर इंफॉर्मेशन दे सकें, हमें वो कोई फोर्ड वार्न कर सकें किस तरह की एक्टिविटी होने वाली है। वो चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं जब हमारी एस्ट्रेंजमेंट हो और हमारी कॉर्डियल रिलेशन ना हो। बिल्कुल सही। अगर हम बात करें कि गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी के मसले पर, तो वफाक और सूबों के दरमियान इख्तलाफात हमने देखे हैं। इससे दहशतगर्द के लिए किस तरह सहूलतकार ये साबित हो रहे होते हैं? बिकॉज एक डिबेट है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि दे शुड गो बैक जो वहाँ पर गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन है, जबकि जो केपी की हुकूमत है वो कहती है नहीं, ये तो हमारे भाई हैं और ये यहाँ पर भी रहे एंड ऑल दैट। ये भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन है यहाँ पर। डेफिनेटली, देखिए मैं ये फिर वही कहूँगा कि अगर दोनों गवर्नमेंट्स का एक पेज पे होना ज़रूरी है। जाहिर है जब आप इस तरह की बातचीत करते हैं तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। उसमें यह है कि दोनों पार्टीज बैठती हैं और अपने इश्यूज, अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करती हैं और एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर पहुंचते हैं। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनकी भी सुननी चाहिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट की सुननी चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अगर एक मैनेस और एक जो प्रॉब्लम है वो
बढ़ गई है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बसात में नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर सके, तो फेडरल गवर्नमेंट और जो फेडरल अदारे हैं जिसमें आर्म फोर्सेस का बहुत अहम किरदार है, वो स्टेप इन करेंगे और उन्हें करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो वो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होगी। लेकिन इस सिचुएशन में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों गवर्नमेंट के दरमियान, वो बहुत ज़रूरी है। जो आपने महाजरीन के जिक्र किया है, मैं ये समझता हूँ, अगर मैं ज़ाती तौर पे आपको बताऊँ कि हमने उन्हें बहुत अरसे तक हमने उनको उनकी मेहमानदारी की है, तो हमें इस स्टेज के ऊपर इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। चंद साल और गुजर जाएंगे, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन ये है कि अगर उनको हम कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे हमारी एस्ट्रेंजमेंट अफगान गवर्नमेंट के साथ और ज्यादा बढ़ती है, तो वो हमें, मेरा ख्याल है, दैट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं जो मैं इस पूरी डिस्कशन से अभी तक अखज़ कर चुका हूँ कि कौमी इत्तेहाद और यकजहती के बगैर ये दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा सिर्फ एक ख्वाब है जो पूरा नहीं हो सकता, और इसके इत्तेहाद तब हो सकता है जब वफाक और सूबाई हुकूमत, जो इन दिस पर्टिकुलर केस खैबर पख्तूनख्वा है, वो दोनों एक पेज पर हों। इसमें से सियासत के एलिमेंट को निकाल के इसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे किया जाए, क्योंकि वफाक के अंदर नून लीग की हुकूमत है और केपी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने उठाया। मैं आपको दो मिसालें देना चाहूँगा। एक श्रीलंका, जिन्होंने 27 साल लिए इस ये जो उनके मुल्क में इंसर्जेंसी चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए, और जब उन्होंने उस पर कामयाबी हासिल की है तो उसके दो इंडिविजुअल्स थे जो अपने सर पे अपना ताज सजाना चाहते थे। एक उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल फोंसेका, और उनके उस वक्त के प्रेसिडेंट थे राजापक्से। राजापक्से क्लेम करते था कि मेरी वजह से जीते हैं जंग, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समझते थे कि उनकी वजह से जीते। बट एनीवे, वो दैट्स अनदर डिबेट। राजापक्से ने एक मॉडल दिया था जिसके 8 प्रिंसिपल्स हैं और वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, और उन प्रिंसिपल्स में से 2-3 प्रिंसिपल्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक मुझसे रिलेटेड है जो आपने जिक्र किया है कि हम इस जंग को नहीं जीत सकते जब तक हम अपने नेबर्स को ऑन बोर्ड ना लें। तो यही चीज़ आप अपने एनवायरनमेंट में भी अप्लाई कर लें। सेकंड उसमें था कि हम वो करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, हेल्प विद द वर्ल्ड, वी विल डू व्हाट इज राइट फॉर द कंट्री। और थर्ड उसका था कि मीडिया को भी अपने ऑन बोर्ड लेना है। ये तो मैंने आपको श्रीलंका की मिसाल दी। दूसरी मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा चाइना की। चाइना ने जब BRI कॉन्सेप्ट ले आउट किया है तो 14 ममालिक उनके इर्द गिर्द हैं जो उनके नेबर्स हैं। उन्हें पता था कि जब तक हमारे इनके साथ रिलेशंस ठीक नहीं होते हम BRI को नहीं चला सकेंगे। तो उन्होंने अपने ममालिक के साथ, अपने नेबर्स के साथ अपने इश्यूज को रिजॉल्व किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें भी ये देखने की जरूरत है इस वक्त कि ये जो हमारी इंटरनल सिचुएशन है, एक तरफ हमारे इंडिया है, उसको एक बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिली हुई है अफगानिस्तान में, जहाँ से वो हमारी तरफ 2 फ्रंट सिनेरियो क्रिएट करता है। तीसरी तरफ हमारे सैंक्शन ईरान है। तो इस एनवायरनमेंट में जितने हम अपनी मुश्किलात कम करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। हम अफगानिस्तान से जो भी जिस तरीके से भी हो सकता है उनसे तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें, ईरान से तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें, इंटरनल जो हमारे फिशर्स हैं, जो हमारी वूंड्स हैं, उनको हील करने की कोशिश करें। फिर ही जाके हम इस ये जो है ना, ये जो मुसीबत हमारे सर पे है, इससे हम जान छुड़वा सकेंगे। अदरवाइज अगर हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट भी इसी तरीके से डिवाइडेड रही, एक्सटर्नली भी हम इसी तरीके से स्ट्रेंज रहे विद द नेबर्स, तो मेरे नज़दीक इन मामलात को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होगा। सर, एक तो चीज़ ये है कि आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन है किसी के साथ, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा हूँ, क्योंकि केपी की बार बार बात आ रही है और ऊपर से वफाक आ रही है, तो दो मुख्तलिफ, एक तो पॉलिटिकल आपका एक अनरेस्ट है पूरी सिचुएशन के अंदर, लेकिन दूसरी जगह पर, एक जगह पर दोनों, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट फॉर केपी हैं और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट फॉर पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। इन दोनों को एक पेज पे लाना इस इशू पर किसकी जिम्मेदारी है, या आपको लगता है कोई एक रोल, कोई किरदार अदा करेगा तब ये लोग एक पेज पे आएंगे इस पर्टिकुलर केस में? देखिए, किसी भी जगह पे, चाहे वो गांव है, चाहे वो मोहल्ला है, चाहे वो ट्राइब है, एक आध ऐसा शख्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा अदारा होता है जिसकी न्यूट्रल पोजीशन होती है। True. और वो जब कभी भी इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं तो ही स्टेप्स इन, और वो दोनों पार्टी, क्योंकि दोनों पार्टियां उसे एक्सेप्ट करती हैं, जब दोनों पार्टियां उसे एक्सेप्ट करती हैं तो वो बीच में आके तो उनके इश्यूज को रिजॉल्व करवा देता है।
अब इस सिचुएशन में अगर मैं पाकिस्तान के केस पे कहूँ तो क्या है वो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जो कि ये किरदार अदा कर सकते हैं। एक तो हो गए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैं समझता हूँ कि ही इज हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट, नॉट द गवर्नमेंट। ठीक। उनका एक रोल बनता है कि दोनों पार्टियों को बिठाना, दोनों पॉलिटिकल जो है उनको उनको रिकनसाइल करवाना, दोनों को गिव एंड टेक की सिचुएशन में लेके आना, ताकि इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। सेकंड जो मैं समझता हूँ जो न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो है आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक। कि आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने कि ओवरऑल मुल्क की सालमियत और मुल्क की यकजहती को देखना है, वो भी एक न्यूट्रल पोजीशन में मतलब होते हुए दोनों पार्टियों को बैठाएं और उनके इश्यूज को रिजॉल्व करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि मुझे ऐसी कोई एलिमेंट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन नहीं नजर आती जो इस तरह का रोल अदा कर सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेजर जनरल समरेश सालिक साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक से जिस वक्त वापस आएंगे तो ये जो एक सैलाब की सी सूरत हाल है, क्या ये सिर्फ कुदरती आफत है या इंतज़ामी कमज़ोरियाँ, डैम मैनेजमेंट के मसाइल या बदलता हुआ मौसम भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं? इस पर बात करेंगे और मेरे साथ होंगे एहसान लगारी साहब, आप एक्सपर्ट हैं वाटर रिसोर्स के और मेंबर इरसा हैं जी। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, तूफ़ानी बारिशों और मूसलाधार पानी ने मुल्क भर में ऐसी तबाही मचाई है कि गांव, शहर, खेत और सड़कें सब ज़ेरे आब आ गए हैं। तरबेला और मंगला जैसे बड़े डैम अपनी गुंजाइश से भर गए हैं और स्पिल व्हील्स खोलने पड़े। सूरत हाल उस वक्त मज़ीद बिगड़ी जब भारत ने अपने डैमों से पानी छोड़ा, जिससे मशरकी दरियाओं में बहाव बेकाबू हो गया और लाहौर, मुल्तान और गुजरात समेत कई इलाके डूब गए। पंजाब के साथ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भी शदीद मुतासर हुए हैं। ये सैलाब सिर्फ घरों ही नहीं, खड़ी फसलों और कारोबार को भी बहा ले गया। लाखों अफराद खुले आसमान तले मदद के मुंतज़र हैं। ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं बल्कि इंतज़ामी कमज़ोरियाँ, डैम मैनेजमेंट के मसाइल और बदलता हुआ मौसम सब इस तबाही में शामिल है। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है एहसान लगारी साहब ने। आप वाटर एक्सपर्ट हैं, मेंबर इरसा हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। लगारी साहब फरमाइएगा, क्या ये हालिया बारिशें और सैलाब सिर्फ कुदरती आफत हैं या इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का भी एक बड़ा किरदार है? ये क्लाइमेट चेंज भी है और हमारी आदतें भी हैं और गवर्नेंस भी है। ये सारे मिलके इन्होंने इसको एग्रीवेट किया है। आज से मेरे ख्याल में तकरीबन 80 साल पहले गिलबर्ट वाइट ने एक बात कही थी। उनका 1942 में उनका अपनी PhD का वो था वो कि floods are from God but disasters are from human। तो हम जो कुदरत ने एक निज़ाम धरती को जारी और सारी रखने के लिए बनाया है, उसमें रिवर्स और रेनफॉल इज़ क्रिटिकल, ज़िंदगी के साथ लिंक है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से हमने अपनी चीज़ों को मैनेज किया है, उस हवाले से ये चीज़ें एग्रीवेट हुई हैं। अच्छा, पॉपुलेशन से लेके गवर्नेंस तक सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हम क्लाइमेट चेंज को बुनियाद बनाते हैं तो क्लाइमेट चेंज ये अभी की बात नहीं है। अगर हम फ्लड्स की हिस्ट्री देखते हैं विद इन पाकिस्तान बनने से पहले 40s में, फिर पाकिस्तान बनने के बाद 51, 56, आप 60s में थोड़ा सा मोतदिल रहा, फिर 70s का पूरा जो अशरा था, फिर 80s, 88 में, फिर 90s में, फिर 2010 में, फिर 2010 से लेके आज तक। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि फ्लड्स आर अ नॉर्मल सिचुएशन मॉनसून चौमासे के साथ सब कॉन्टिनेंट में, और हमारे यहाँ ये नॉर्मल होने वाली चीज़ और रिपीटेटिव है। ठीक। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर क्लाइमेट चेंज, हाँ क्लाइमेट चेंज है, उससे ना इनकार करना चाहिए,
और नहीं करते। अगर क्लाइमेट चेंज ना होता, लेकिन जिस तरह से हमने अपनी फ्लड मैनेजमेंट की है या वाटर मैनेजमेंट की है, तो हमें इसी तरह से डिजास्टर देखने पड़ते। बिल्कुल सही। वो लेकिन लगाजी साहब, अगर हम इसकी थोड़ी सी कैपेसिटी की बात करें, पाकिस्तान के जो बड़े दरिया हैं उनकी बर्दाश्त जो है मौजूदा पानी के बहाव के अदाद शुमार, वो क्या बताते हैं इस पूरी सिचुएशन के अंदर हमारी किस हद तक कैपेसिटी थी? क्योंकि ये जो स्पिल ओवर्स और ये जो पूरी सिचुएशन हमने देखी है, इसमें कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है पूरी इस परफॉर्मेंस के ऊपर जो पाकिस्तान के दरियाओं और डैम्स की है जी इस वक्त। जी, अब डैम तो जब फ्लड्स आते हैं तो डैम उसमें टाइनी पार्ट करते हैं। डैम किसी भी लो फ्लड में तो सारी दुनिया में वो लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन लो फ्लड से थोड़ा सा भी पानी ऊपर होता है तो सारी दुनिया का कहीं पे भी आपको मिसाल नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको ये बताया जाए कि डैम्स की वजह से वो कौम या वो मुल्क जो है ना फ्लड से बच गया। ठीक। वेस्ट और साउथ नॉर्थ ऑल इज सेम वन। सेकंड ये है जो हम ये जो कैपेसिटी की बात है, क्या हमने जो कैपेसिटी अपने जहन में बनाई हुई है, डिटरमिन की हुई है फ्लड प्लेन के हवाले से, वो दरिया की कैपेसिटी है? नहीं, हम दरियाओं की कैपेसिटी को, उसके फ्लड प्लेन को चेंज करते आ रहे हैं। जो पंजाब इस वक्त इंतहाई तकलीफ में है, बहुत बड़ी तकलीफ में है। इतनी तकलीफ शायद 2022 और 2010 के फ्लड्स ने मिला के सिंध में की थी कि उसकी की पानी का जो फैलाव है, जो लेवल ऑफ विलेजेस उसमें ड्राउंड हुए हैं, पीपल जिन्होंने की जिंदगी गई है, और जो आने वाला वक्त होगा जब ये पानी उतरेगा, हमें पता लगेगा कि कितनी जिंदगियों पे कितना बहुत बड़ा असर पड़ा है। कहने का मकसद है कि हम कौन होते हैं कि कैपेसिटी दरिया की ये इस्टेब्लिश कर दें कि भाई ये बाउंड्री है रावी की, इसके अंदर ही इसको बहना है, चनाब को इस किनारे से इस किनारे तक बहना है, इंडस को इस किनारे से लेके इसे हमने बंद बांध दिए सिंध में, ऊपर से कटिंग में है, तो हम कहते हैं कि ये जो है फ्लड प्लेन है, इस फ्लड प्लेन में हमारा हक है, यहाँ पे पानी को नहीं आना चाहिए। तो हमें अर्ज करना है कि ये आपने बहुत अहम क्वेश्चन किया है। इट इज टाइम टू रिकंसीडर, जो जिस तरह से हमने मफरूजात और जिस तरह से हमने अपने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट को और लैंड यूज प्लानिंग के जमीन के इस्तेमाल को रखा हुआ है, मेरे ख्याल में जो लैंड यूज प्लानिंग है, ये सिक्योरिटी इतना ही अहम है जितनी हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। उसको जहन पे रख के इस फ्लड से सीख के हमें ये अपने नई नस्ल के लिए करना है कि भाई ये जो है फ्लड, ये कभी भी आ सकते हैं। ये एरिया जो 2 किलोमीटर विड्थ में थी, जो उसका पेड़ 2 किलोमीटर था, वो 4 किलोमीटर तक होगा। 3 महीने बारिशों को हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। बिल्कुल सही। अगर 2025 की हम बात करें तो मॉनसून की जो पेशगोई थी वो कितनी दुरुस्त साबित हुई जो हम लोगों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से आई थी? और इसके साथ ये भी फरमाइएगा कि भारत के डैमों से पानी छोड़ने का हमारे ज़खायर और दरियाओं पर क्या असर पड़ा है? क्योंकि ये जो एक चीज़ कही जा रही है कि जी हिंदुस्तान की तरफ से ये एग्रेशन है, इसको वॉर टेररिज्म कहा जा रहा है, इसको आप किस पैराई में फिर देख रहे हैं? अच्छा, हिंदुस्तान की जो बेवकूफ़ी है, उन्होंने जब इंडस बेसिन ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को या बेंच में डाला, वो उसकी फॉली थी, डिप्लोमेटिक फॉली थी, ऐसे किया नहीं जा सकता। और जो चीज़ आप नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो वो अपने लोगों को वोट लेने के लिए उन्होंने किया, व्हिच इज रॉन्ग। दूसरा ये उन्होंने कहा कि हम दरियाओं, इंडस से लेके झेलम तक सबको इसके पानी को नीचे बूंद नहीं फेंकने देंगे। ये फिर पानी ने बताया नहीं, आप नहीं, जो दरिया हैं उनकी अपनी बाउंड्रीज है। ये जो दुनिया में ममालिक बने हैं, 500 साल की तारीख देख ले, आपको बहुत सी लकीरें नजर आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सॉवरेन सेपरेट कंट्री हैं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर सेपरेट कंट्री, वो इंडिया को समझना चाहिए। और इस वक्त जो सबसे अहम है, जो दूसरी बात है, हम अच्छा जंग होती है तो उसमें आपको पास मिलता है, भाई ट्रूस हो गया या फायर कंट्रोल हो गया, फिर रास्ता मिलता है, फिर आपको खाने के लिए चीजें बनने के लिए आपको वक्फे देते हैं, लेकिन पानी आपको कोई वक्फा नहीं देता, हर तरफ पानी होता है। तीसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो सिर्फ ये है, आप देखिए रावी के अलाउंग बहुत इंडिया और पाकिस्तान में, जब बहुत सी जगहों पे आपकी खुद रिपोर्ट्स में आया होगा, जब हमारे यहाँ
अपने डंगरों के लिए चारा नहीं था तो लोकल अपने मोहल्ले से यानी इंडिया से वहाँ से चारा ले आए हैं और इंडिया के लोगों को पाकिस्तानी लोगों ने सपोर्ट किए। इसका मकसद ये है कि वाटरशेड मैनेजमेंट में बेसिन मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगी, जंग के हालात हों या अमन के हालात हों। हमें अगर लोगों को बचाना है रिगार्डलेस वो कहाँ पे हैं, आप देखिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू, हरियाणा और पंजाब में उनका नुकसान भी हुआ है, हमारा उनसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा सर, अगर नुकसान की हम लोग बात करें, अगर भारत से डेटा ना मिले तो क्या हमारे पास पूरे कंट्री वाइड को वार्निंग सिस्टम, कोई एक्टिव वार्निंग सिस्टम है या इसका कोई मुतबादिल है जो हमें बता सके कि इस लेवल का वहाँ से वाटर जो है वो इन्फ्लक्स पाकिस्तान के अंदर आ रहा है? जी मैं ये अर्ज करना चाहता था कि हमारा रोबोट सिस्टम है जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, और जो जितना स्ट्रक्चर हमारे यहाँ बना हुआ है ये अपना आईटी का और उससे रिलेटेड का इंफॉर्मेशन सिस्टम का और इंटरनेशनल जो सिस्टम्स मौजूद है उसमें ये समझें कि 90% हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। और दूसरा आपका ये सवाल था जो प्रेडिक्शन के हवाले से, जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दी थी मई में, एंड ऑफ अप्रैल में, इंटरनेशनल मॉडल्स को देखते हुए, और मोर देन 90% एक्यूरेट। अच्छा, मसला ये है कि इंफॉर्मेशन, एडवाइजरीज, ये सब जानने के बावजूद अगर चीजें नहीं हो रही हैं तो हम जो मसले की जड़ को नहीं समझ रहे। हम मसले की जड़ ये है, वो है गवर्नेंस और उस एडवाइजरी को एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना। हम जानते थे कि चनाब 10 लाख है और जब वो पंजनत पे पानी पहुंचेगा तो हर तरफ फैलेगा। पंजाब गवर्नमेंट ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है अपने स्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए, पर मैं समझता हूँ इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, क्योंकि वो दो दरिया जो रावी और सतलज जो इस उबल पड़े हैं इस दफा, हमने इंडिया को दे दिए थे, तो हमने उस पर पूरी डेवलपमेंट उनके वाटर फ्लड प्लेन्स में कर दी थी। लोगों ने, वैसे ही पाकिस्तानियों की याददाश्त कमजोर होती है, हम भूल जाते हैं और वहां पे हर चीज बना लेते हैं। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट गवर्नेंस, कैरेक्टर एंड परसेप्शन है, आल्सो एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग वाटर एज अ होल। पानी को समझना पड़ेगा कि ये पानी, और ये नेशनल तरजीह में टॉप पे आना चाहिए। पानी सिर्फ ये नहीं है। सही कह रहे हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ पे ज़रा रहनुमाई फरमाएं कि आलमी मॉडल्स के मुताबिक आइंदा सालों में कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में मानसून बारिशों की शिद्दत होगी, और किस हद तक शिद्दत होगी और उसमें कितना इजाफा मुतवक्का है, इस पे भी ज़रा थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, जो मॉडल जो ज्यादती है मॉडल की, जो यानी ज्यादा मॉडल है, वो यही कहते हैं कि 15 to 22% और इंटेंसिटी बढ़ेगी, विच इज बहुत ज्यादा है। इसका मकसद है कि हमें तैयारी उसी तरह से करनी पड़ेगी और वक्त करनी पड़ेगी। हम जो अब तक 7-8 लेसन हमने सीखे हैं, पहली ये है जो डिजास्टर मैनेजमेंट को उसको अलोन ना करें, उसको मेहरबानी करके डेवलपमेंट के पैराडाइम में शामिल करें, इसको अलहदा से ना करें। दूसरा ये है जो हमें करना है कि ये जो है अगले साल भी आ सकता है, कि 1 in 1000 or 1 in 500 या 1 in 50 ईयर्स वाला माजरा नहीं है, वो हमने 2010 से अब तक देखा है। तीसरी ये बात है जो हमारा कॉलोनियल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर प्लानिंग का है, उसको चेंज करें। लोग जो हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो हैं, वो अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके साथ प्लानिंग करें और ऊपर ले आए। ये कुछ बुनियादी चीजें, जिस तरह से हमने न्यूक्स को हमने एज अ नेशनल डिटरेंस किया है ना, तो इसी तरह से फ्लड मैनेजमेंट एंड ड्राउट मैनेजमेंट मींस वाटर मैनेजमेंट को नेशनल डिटरेंस का बात बना के आला लेवल तक इसको डिस्कस करें कि भाई इस चीज में जो हम बाकी हैंकियां करते रहते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक है। लगाई साहब, बिल्कुल ठीक। लास्ट लगाई साहब जरा प्लीज फरमाइएगा कि पूरे मुल्क के लिए कोई रियल टाइम फ्लो डैशबोर्ड की अगर आप बात करें, या वाटर गेजेस की बात करें, या जो जदीद इस वक्त मौसमियाती मॉडल्स हैं, आप उसको किस हद तक फाल देखते हैं? और अगर वो फाल हैं, और वंस अगेन जिस तरह अभी आप पहले फरमा रहे हैं कि गवर्नेंस के करैक्टर का पता चलता है कि आपको अलर्ट्स आए हैं और उसके बावजूद आपने उस जगह पर उस तरह की डेवलपमेंट की हैं जिससे वी आर श्योर कि दोबारा अगर इस तरह सैलाब आता है तो वो दोबारा आएगा।
इसको कैसे एड्रेस किया जाए? आई थिंक वी आर प्रिटी बेटर, बहुत अच्छे हैं। अच्छा। ये अच्छी बात। आप देखें कि इस वक्त हर 2 घंटे के बाद आपको पता चलता है जैसर गड्ढा सवाला से लेके कोटली तक आपका पानी कितना है। और ये न सिर्फ वेबसाइट पे मौजूद है, लेकिन चारों सूबों के इरिगेशन डिपार्टमेंट्स में, फेडरल फ्लड डिवीजन के पास, और दिस इज वेरी इफेक्टिव। उससे हवाले से लोगों को पता चल जाता है कि भाई पानी किस तरफ से गया। तो इतनी भयानक तस्वीर नहीं है इसमें। हमें सिर्फ थोड़ी और बेहतर रिसर्च करनी पड़ेगी। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें टेलीमेट्री का एक प्रोजेक्ट है, फ्लड मैनेजमेंट का दूसरा प्रोजेक्ट वापडा कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब और सिंध अपने कर रहे हैं, केपी कर रहा है। इनको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ और अच्छे बच्चों और बच्चियों के साथ जो आईटी और एआई में काम कर रहे हैं ना, तो वाटर मैनेजमेंट लाना चाहिए इज्जत और वकार के साथ, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद एहसान लगारी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। थैंक यू। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल दोहा में जो हुआ वो महज एक अस्करी कार्रवाई नहीं थी, ये कतर की खुद मुख्तारी पर हमला था। सालसी के अमल पर काली ज़रब थी और आलमी कवानीन की खुली तज़लील थी। ये कोई हादसाती अमल नहीं था, ये उस जहनीत का ऐलान था जो कहती है कानून सिर्फ हमारे मफाद के लिए है, हदूद कागजी लकीरें हैं और कोई मुल्क हमें रोकने की जुर्रत नहीं रखता। ये वही रवैया है जिसने नेतन्याहू को एक रहनुमा नहीं बल्कि एक इंतहा पसंद दहशतगर्द हुक्मरान बना दिया है, जो मज़ाकराती मेज़ को बारूद से उड़ा देता है और अमन की हर उम्मीद को दफन कर देता है। असल सच ये है कि ताकत का ये दावा दरअसल एक ढोंग है, ये फरेब है, कानून शिकनी, इंतकाम और इखलाकी दिवालियापन के सिवा कुछ नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका जैसे मुल्क जो जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बनते हैं, इन खुली खिलाफ वर्जियों पर क्यों खामोश है? क्या इंसानी हकूक़ सिर्फ कमज़ोरों के लिए हैं? क्या आलमी कवानीन सिर्फ छोटे ममालिक के लिए नाफिज करने के लिए हैं? वाशिंगटन के ऐवानों में असूल नहीं चलते, वहां सिर्फ एक फार्मूला है, पसंदीदा इत्तेहादी का हर जुर्म दिफा और मुखालिफ का हर दिफा जुर्म। नाजरीन, नेतन्याहू का ये रवैया वक्ती इश्तियाल नहीं है, ये एक सोची समझी पॉलिसी है जो सालसी, इंसाफ और इंसानी हमदर्दी को रोंद डालती है। अगर आलमी बरादरी अब भी खामोश रही तो यह खामोशी कल को पूरे खित्ते के अदम इस्तेहकाम में बदल जाएगी। वो चेहरा जो इस हमले ने बेनकाब किया, वो क़यादत नहीं इंतहा पसंदी है, वो तदबीर नहीं बर्बरियत है, वो ताकत नहीं अमन के दिल में खोंपा गया खंजर है। हम खामोश नहीं रहेंगे। कानून, इंसाफ और सालसी ही वो सतून है जो हमें तबाहकुन ज़हनियत और इस आलमी पुश्तपनाही से बचा सकती है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।